चैनल ऑल अबाउट लर्निंग। आज की हमारी ये जो वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पर होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कॉलोनियल लेगेसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंसी सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो सबसे पहला इसका आंसर है कि हायरार्किकल सिस्टम जो हमारा सिविल सर्विसेज का जो प्रोसेस है, जो थीम है, वो सब हमारी जो है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से चलती आ रही है और हम वहीं के एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था वही हम चलाते आ रहे हैं, इसलिए हायरार्किकल सिस्टम कहलाता है। जो पहले हमारा जहाँ जो इंडिया में जो सिविल सर्विसेज का जो भी थीम है वो आज भी हायरार्किकल ही है, जो कि अलग अलग रैंक्स पे बटा हुआ है, लेवल्स ऑफ अथॉरिटीज़ पे बटा हुआ है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप। ब्यूरोक्रेसी होती है जब एक डिसीजन आपका भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव ना लेकर वहाँ के गवर्नमेंट के खुद के ऑफिशियल्स लेते हैं, उसे कहते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। एंड रेड टेप मतलब होता है जो भी फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस जो चलते आ रहे हैं हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम से वही चल रहा है। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो प्रोसीजर्स जो भी फॉलो करते थे वो ब्यूरोक्रेट प्रोसीजर्स होते थे, पेपर वर्क्स होते थे, और ये इवन पोस्ट इंडिपेंडेंसी सिविल सर्विसेज के टाइम पे भी चलती आई थी। इससे होता क्या था, गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग होती थी वो डिले हो जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब सिविल सर्विसेज जो हैं आज की डेट में उनके लिए कि एग्ज़ाम लोगों को क्रैक करना पड़ता है, एग्जामिनेशन सेंटर्स में जाते हैं वो और एग्ज़ाम क्रैक करते हैं आईएएस का। ठीक है, ये वाला जो आईएएस का एग्ज़ाम है वो भी इनहेरिट किया गया हमारे कॉलोनियल एरा से, पहले के टाइम से, ब्रिटिशर्स के टाइम से। ठीक है, इसके लिए यूपीएससी कंडक्ट कराता है हमारे ये एग्ज़ाम जो आईएएस के होते हैं, उनके भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न्स ही हैं जो ब्रिटिशर्स रूलर्स के टाइम पे थे। इससे होता क्या है कि इंडिपेंडेंसी जो है लोगों की गवर्नमेंट के ऊपर वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट जो है सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स लेती है वो एकदम इक्वालिटी से लेती है विदाउट एनी पार्शियलिटी। इसके बाद उनकी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है हमारी गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम्स लेती है वो सब बच्चों के लिए होते हैं, हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो हर किसी को पता होता है उसके बारे में, तो एक ट्रांसपेरेंसी बन जाती है हमारी गवर्नमेंट और हमारे सिटीजन्स के बीच में। बट कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को थोड़ा सा एडवांटेज देते हैं, सिर्फ ये एक आर्ग्यूअर का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा critically examine working of पंचायती राज institutions with special reference to democratic decentralization in India। तो इससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्चुअल में है क्या। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है हमारा वो लोकल बॉडी है हमारी गवर्नमेंट की, जो काम करती है गाँव जैसी जगहों में, रूरल एरियाज़ में। इनका काम क्या होता है, डिसीजन बनाना, लोगों के साथ बैठ के उनको इन्वॉल्व कराना, हमारा जो गांव वाला जो एरिया, जो रूरल एरिया है, उसको डेवलप कराना, पावर और रिसोर्सेज जो भी उनको दिए जाते हैं उनको लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको डेवलप करवाना। लोगों का पार्टिसिपेशन इनमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक तरीके से गवर्नमेंट का ही प्रोसेसेस हैं, तो लोगों का वहाँ पे बोलना, अपनी नीड्स के बारे में वोकलाइज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लोगों का डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है हमारी लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करती है उनके साथ, यानी पंचायत जो भी वहाँ बैठते हैं पंचायती में हेड, उनके साथ। कई बार ऐसा होता है कुछ फाइनेंशियल नीड्स होती है जो कि एक हायर अथॉरिटाइज्ड बंदे के पास जाना, आपकी नीड का पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, उनके पास से आपकी जो भी कंप्लेन है उसका पहुंचना। लेकिन क्योंकि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, आप डायरेक्ट उनके पास कभी भी नहीं जा पाओगे, तो इसलिए पंचायती राज इसके बीच में एक तरीके से मीडिएटर का काम करते हैं, आपके इस चीज़ को ईजी कर देते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको हायर लेवल यानी एक लाइक पार्लियामेंट में कोई बात पहुँचानी है या अपनी गवर्नमेंट तक कोई बात पहुंचानी है, तो आप उसको पंचायती राज के थ्रू पहुंचा सकते हो, इवन दो अगर आप रूरल एरिया से हो तब भी, तो वो इजी हो जाता है। इसके बाद है उनकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, डोमेस्टिक डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिटीज़ में जैसा चलता है डिसेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बटा हुआ है, ऐसे ही लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट बटी होती है, तो इसे भी हम डिसेंट्रलाइजेशन ही मानेंगे, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे। इसके बाद आता है कि इसमें कोई भी किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है इन्वॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे, एक वाइड रेंज में फैलती है लोगों के बीच में, क्योंकि अगर हम सिटीज़ से कंपेयर करें तो सिटीज़ के लोगों का बोलना, हम डायरेक्ट जाके पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं रख सकते, उनका बोलना मुश्किल हो जाता है सिटीज़ के लोगों का। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करती है हमारी पंचायती राज, उनके साथ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट को कोई भी बात पहुँचानी है, अवेयरनेस करना है लोगों के बीच में, उनके पार्टिसिपेशन लेना है, तो बहुत ईजी हो जाता है।
तो उनके वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसी पे है कि जो लोग उनके पार्टिसिपेट करते हैं लोकल लेवल पे, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में भी काम करते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर एक कैपेसिटी बिल्ड होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हम बाकी लोगों से अलग नहीं हैं, हम शहरों के लोगों से कटे हुए नहीं हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड इट बेनिफिट्स। तो सबसे पहले ई गवर्नेंस होता क्या है? ई गवर्नेंस हमारी इलेक्ट्रॉनिकल गवर्नेंस सॉरी। तो इसमें होता क्या है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है हमें कोई भी बेनिफिट दे रही है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो जब वो हमें डिजिटली प्रोवाइड करती है तो वो आता है ई गवर्नेंस के अंडर। इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई, इंटरनेट सर्विसेज हो गई। ये करता क्या है, हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। लोगों को गवर्नमेंट तक पहुंचना, उनकी अनाउंसमेंट जो भी हमारी गवर्नमेंट कर रही है उन तक पहुंचना बहुत ईजी हो जाता है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट और हमारे बीच में एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बरकरार रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईटीसी के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रही है या हम गवर्नमेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इससे हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ रहा है, जो कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस है टेक्नोलॉजिकली, यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी इंटरनेट के थ्रू या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इनसे इंटरेक्शन बढ़ जाता है सिटीजन्स का गवर्नेंसी के अंदर, जो भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। नेक्स्ट है कि ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है हमारा इंटरनेट सर्विसेज की वजह से, इतना वाइड रेंज नेटवर्क है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है, या उनका काम उन कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है। ये जो कनेक्शन है ये बहुत अलग अलग लेवल्स पे बटा हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक सेक्टर्स हो गया, और इवन बियॉन्ड दैट बहुत सारे अलग अलग, कोई भी जगह पे हमें कोई भी चीज़ पहुंचानी है, कोई अनाउंसमेंट करनी है, तो हम बहुत क्विकली और एक्सेसिबल वे में कर सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स भी दे रखे हैं, जैसे बात कर रहे थे एक्सेसिबिलिटी की, तो इसका फर्स्ट बेनिफिट यही है, एक्सेसिबिलिटी। गवर्नमेंट की थीम्स तक पहुंचना बहुत इजी हो जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट के सर्विसेज तक पहुंचना और गवर्नमेंट को वो सर्विसेज हम तक पहुंचाना बहुत इजी हो जाता है। कि जैसे अगर मान लो लोगों को आधार कार्ड बनाना है, तो पहले हमें आधार कार्ड के लिए जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, पता करना पड़ता था कि लोगों से कि कहाँ पे हो रहे हैं ये वाले आधार कार्ड, कहाँ बनाए जा रहे हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें जाना पड़ रहा है, या फिर वोटर आईडी कार्ड के लिए हमें जाना पड़ रहा है। बट आजकल ये सब घर बैठे हो गया, तो गवर्नमेंट की सर्विसेज हमारे तक बहुत इजीली पहुंच पा रहे हैं और हम उनका लाभ भी उठा लेते हैं। इसी पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिजिकल अपीयरेंस, रिड्यूस द फिजिकल अपीयरेंस। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब डिजिटली हम जो भी हमें वो अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं या हमें सर्विसेज देना चाह रहे हैं, वो सब हम तक इजीली पहुंच जाता है, जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारी गवर्नमेंट और हमारे बीच में जो ट्रस्ट है वो ट्रांसपेरेंसी वाला वो भी बरकरार रहता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम, हमारी जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी हमारी निगरानी हो जाती है कि हमारी गवर्नमेंट आजकल क्या कर रही है। नेक्स्ट है सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन, हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में भी इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ जाता है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में जैसे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव तो भेज ही रहे हैं कि वो हमारी जगह पे जाके, हमारे बिहाफ पे जाके हमारी बात रखे और डिसीजन ले हमारी साइड से हमारे फ़ायदे के लिए। लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कई बार काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि कई बार रिप्रेजेंटेटिव भी मेजॉरिटी की साइड हो जाते हैं वोटिंग के चक्कर में। लेकिन अब क्योंकि हर चीज़ डिजिटली हो रही है, जो भी लॉ बना रहे हैं, हमारी पॉलिसीज़ बन रही हैं गवर्नमेंट की साइड से, उन पे हम अपना जो भी हमारा टेक है, यानी हम उनके साथ हैं या नहीं हैं, तो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके बोल सकते हैं। इससे होता क्या है, एक तो हम अपने डिसीजंस भी रख पाते हैं, अपने थॉट्स भी रख पाते हैं, ओपिनियंस, अपने प्रॉब्लम सब हम अपनी गवर्नमेंट से डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। फिर इसके में एक चीज़ और है कि सिर्फ पार्टिसिपेशन ही नहीं, गवर्नमेंट हमारे सेटअप और बिजनेसेस वगैरह में फंड्स करने के लिए भी बहुत हेल्प कर देती हैं इनके थ्रू। जैसे कि अगर और भी चीज़ें, जैसे कि जॉब देना, ऑनलाइन जॉब देना बहुत इजी हो गया है गवर्नमेंट के लिए हमें आजकल, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग कमाएं, क्योंकि हर कोई ऑफलाइन जाके नहीं कमा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कैपेबल हैं काम करने के लिए, बट स्टिल क्योंकि वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ में एक परमानेंट जॉब तो ऑफलाइन कर नहीं सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स भी जो होती हैं वो आपसे टाइम तो मांगती ही हैं। तो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जिस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑनलाइन जॉब्स के लिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर हम दोनों तरीके से पैसा कमा रहे हैं, ऑफलाइन कमा के तो हमारी इकॉनमी जो है वो ग्रो कर ही रही है, लेकिन अगर हम ऑनलाइन भी कमा रहे हैं तो हमारी इकॉनमी को और ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इससे होता क्या है, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट। तो यही था हमारा थर्ड क्वेश्चन।
चलते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारा शॉर्ट नोट है सबसे पहला राइट टू एजुकेशन के ऊपर। राइट टू एजुकेशन जैसे सबको पता है हमारा एक बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है। हर किसी को आनी चाहिए एजुकेशन के लिए, हर किसी को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो सोशल उस पर इंटरेक्ट कर सके लोगों से सोशल लेवल पे। अब इसी राइट टू एजुकेशन को जो है इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा सराहना मिली है, जिससे कि उन्होंने कुछ ऐसे वेरियस इंटरनेशनल जैसे कि कुछ ट्रीटीज़ बनाई है जिसका नाम इसमें दिया गया है ह्यूमन राइट ट्रीटीज़ और कन्वेंशन, जो कि इसी के लिए बताते हैं कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन है वो हमारा बेसिक राइट है, हमारा ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स में आता है। एक इंडिविजुअल के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर उसे समझ नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी सोचने की क्षमता ही नहीं होगी कि वो लोगों से बातचीत कर सके। हमारा जो राइट टू एजुकेशन है वो गारंटी करता है कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी चिल्ड्रन को, उसको हर जगह से राइट मिलेगा। फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कौन सी कास्ट का, कौन से रिलीजन से है, लेकिन उसके लिए एजुकेशन पाना बहुत ज़रूरी है। फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी छोटे बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसको लेना कंपलसरी है, और उसको फ्री में देना हमारा गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह खोल रखे हैं देने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले, क्योंकि हर कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं ले सकता है। तो उसी के बारे में ये, और सिर्फ एजुकेशन नहीं लेना, एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लेना, सेकेंडरी और हायर दोनों एजुकेशन लेना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ये ध्यान में रखना होता है हमारी गवर्नमेंट को कि हर एक बंदा एजुकेशन ले। फिर इसके कुछ इम्पोर्टेंसेस हैं, जैसे कि इंडिविजुअल होता क्या है कि अगर किसी के पास राइट्स तो हैं बट उसे नहीं पता है कि लाइक एजुकेशन का क्या महत्व है। तो एजुकेशन क्या महत्व रखता है? एजुकेशन जो है आपको एम्पावर करता है एज एन इंडिविजुअल, कि आप कुछ कर सको अपनी सोसाइटी में, अपने लिए, अपने घर के लिए, आप पैसे कमा सको, देश को तरक्की पे ला सको, बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कि मतलब आप अगर खुद कमाने लग रहे हो, आपकी इकॉनमी भी ग्रो करेगी, हमारी इंडिया की इकॉनमी भी ग्रो करेगी, प्लस आप सोशली भी जो है अपना एक स्टैंड रख पाओगे। इससे पॉवर्टी भी कम होगी अगर आपके पास एजुकेशन है, आप कमाने लग गए हो तो। प्लस इनइक्वालिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे पढ़ाई चलती है ना वहाँ पे इनइक्वालिटी का कोई वजूद नहीं रहता है, इसीलिए। फिर हम बात करेंगे, ये इंडिविजुअल को नॉलेज, उसकी स्किल्स या एबिलिटी देता है। मतलब आपको एक शस्त्र दे रहा है, आपका नॉलेज, आपका एजुकेशन आपको एक ऐसा शस्त्र दे रहा है जिससे कि आप अपनी सोसाइटी की चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हो, या फिर अपनी कम्युनिटी को भी आगे ले जा सकते हो, उसका भी डेवलपमेंट कर सकते हो, सिर्फ अपनी नॉलेज और स्किल्स और अपनी एबिलिटी के थ्रू। तो जो हमारा एजुकेशन है वो उसी के लिए एक चाबी है, उस ताले की चाबी, जब आप अपनी एजुकेशन यूज़ करोगे तो आप खुद ग्रो नहीं करोगे, अपने साथ अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री को भी ग्रो करवाओगे। लास्ट पॉइंट इसका ये कहता है, कुछ इसके की प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं होता जब आप एजुकेशन लेने जाते हो। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आप किसी भी तरीके की एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है अगर कोई नीची जात का बच्चा है या कोई गरीब बच्चा है तो उसको डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता है वो, या लॉयर की पढ़ाई नहीं कर सकता है वो, कोई सी भी पढ़ाई कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, कि हर तरीके की पढ़ाई हमारे यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। एटलीस्ट जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी दे रखी है गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू, तो अवेलेबिलिटी तो है हमारे पास। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, कि कितना हम पहुंच पाते हैं अपनी एजुकेशन तक, कि हम कितना ज़्यादा पहुंच पा रहे हैं, कि हम इजीली ले पा रहे हैं अपनी एजुकेशन की नहीं ले पा रहे हैं। एक्सेप्टेबिलिटी, कि हम कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं अपनी एजुकेशन को, उस पे बाहर तो नहीं आ रहा है एक बच्चे पे, एक एडिकेट अमाउंट में होनी चाहिए। और अडेप्टेबिलिटी, कि हमें हर किसी को ये मिलना ही चाहिए राइट टू एजुकेशन, इसलिए हमें इस जो ये प्रोसेस है हमारा, या हम कह सकते हैं जो सिस्टम है हमारा एजुकेशन का, या आप इसको कितना जल्दी अडेप्ट कर पाते हो, कि आप कितना जल्दी समझ पाते हो कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है एजुकेशन। तो यही था हमारा थर्ड टॉपिक और ये हमारा शॉर्ट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोल ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्टर
इन्फॉर्मेशन ऑफ बजट कि जो हमारा फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो हमारे बजट बनाने में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले वो जो काम करता है हमारा फाइनेंशियल मिनिस्टर, वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग एजेंसीज जो हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है हमारे पूरे फाइनेंशियल बजट्स, उसकी नीड, और उनको फिर प्रायोरिटाइज करके हमारी गवर्नमेंट के आगे रखता है। पूरा एक बजट प्लान करता है हमारा फाइनेंशियल मिनिस्टर, उनको एनालाइज करता है हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंडिचर, जो भी हमारा खर्चा वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा प्लान करता है। जब हमारा बजट बन रहा होता है तो उसमें कौन कौन जो है एक्सपर्ट एडवाइस लेता है, वो किस किस की, हमारे ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनसे, एक्सपर्ट्स की, मिनिस्टर्स की, और जो भी हमने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं चुन के, उनकी पूरी एडवाइस वगैरह लेता है हर चीज़ में, कि कौन सा बजट कैसे बन सकता है, किन किन इलाकों के लिए कैसा कैसा बजट तैयार हो सकता है, उनसे पूरा पूछताछ करता है वो। उसके बाद पूरा बजट जब तैयार हो जाता है, उसके बाद वो उसको रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, ताकि अप्रूवल के लिए, ताकि वो अप्रूव हो जाए। उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाता है तो हमारा फाइनेंशियल मिनिस्टर ध्यान से देखता है हर एक बजट को कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट होने के बाद पूरा रेवेन्यू कलेक्शन पे वो हमेशा मॉनिटर उसको करता रहता है, हमारे पूरे रेवेन्यू कलेक्शन को। जो भी खर्चा एक्सपेंडिचर है उस पर ध्यान रखता है कि वो सही से एग्जीक्यूट हो। लास्ट में हमारा ओवरऑल फिजिकल परफॉर्मेंस में ध्यान रखता है, यानी कि बैलेंस बना के रखता है हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पे, कि जो भी बजट बना है वो उसी के हिसाब से चलता रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल हेल्थ मिशन। व्हाट इज़ नेशनल हेल्थ मिशन? नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाया गया एक प्रोग्राम है, जिसका मेन एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है एक एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और एक क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस जो है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करी जाए, हमारे इंडियन सिटीजन्स को, ताकि हर कोई जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है अपनी हेल्थ केयर के लिए उनको ले सके, एक अच्छी हेल्थ केयर को ले सके। जो ये लॉन्च है, जो ये प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है 2013 में। इसका जो मेन एम है कि किन किन चीज़ों को कम कर सकता है, एक तो मैरिटल और चाइल्ड मोरालिटी को कम, उसके रेट को कम करने के लिए, कुछ ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उसको बचाने के लिए जो एक दूसरे में फैल जाती है, और हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा है, उसको स्ट्रेंथन करा है, ताकि लोगों को जो है वो प्रमोट कर सके, अवेयरनेस फैला सके लोगों के बीच में, उनको एजुकेट कर सके हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। दूसरा, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एम करा है कुछ अचीव करने के लिए, जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ आउटकम, इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू ऑल, कि हर किसी को जो है हेल्थ केयर मिलना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक कंपलसरी है कि सबको मिले। उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह भी खोले हैं और वहाँ पे सुविधाएं भी बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट नोट है मनरेगा के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस गारंटी एक्ट में होता क्या एक्चुअली, कि 100 डेज़ का जो वेज है वो हमारी गवर्नमेंट रूरल हाउस होल्ड के उन लोगों, उन अडल्ट को देती है जो लोग अनस्किल्ड है और काम करना नहीं जानते हैं, जो लोग एक अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, या जिनमें इतना टैलेंट नहीं है कि वो कुछ काम कर सकें, कोई और काम कर सकें आईटी सेक्टर में या बड़े बड़े जगहों पे कुछ काम करके पैसे कमा सके। तो वो क्योंकि फिर भूखे मर जाते हैं और फिर वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट उनको 100 दिन का, 100 डेज़ का वेजेस देती है। मेन एम क्या है उनका, कि जो उनकी लाइवलीहुड है वो थोड़ी अच्छी हो जाए, उनमें बढ़ोतरी हो जाए थोड़ी सी, एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है। और ख़ासकर ऑफ सीज़न एग्रीकल्चर जो चलता है, यानी कि खेतीबाड़ी के बाद, क्योंकि पूरा साल तो खेतीबाड़ी हो नहीं सकती एक ज़मीन पे, तो जब खेतीबाड़ी नहीं हो रही होती है तो उस टाइम पे वो लोग कहाँ से कमाएंगे, उस वाले पीरियड के लिए ये मनरेगा स्कीम जो है ये खोली गई है गवर्नमेंट के थ्रू। दूसरी चीज़, ये एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है हमारी इकॉनमी के लिए, जिससे कि क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, तो लोग अपने घर को अच्छे से चला सकेंगे, और अगर वो लोग अपने घर को अच्छे से चला सकेंगे तो हमारी इकॉनमी जो है वो भी ग्रो करती रहेगी। जो हमारी गवर्नमेंट है उसका जो मेन एम है इसको चलाने का, वो है कि हमारी जो पॉवर्टी जो बढ़ती जा रही है हमारे इंडिया में वो कम होए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है वो भी कम हो, और जो रूरल डिस्ट्रेस है वो भी कम हो जाए। अब इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? जिस भी रूरल एरिया के किसी भी सिटीज़न को अगर इसमें अप्लाई करना है तो वो अपनी ग्राम पंचायत या फिर अपनी विलेज काउंसिल में जाके इस मनरेगा के तहत अपनी जो भी उसकी कंडीशंस हैं या जो भी उसके बारे में है वो सब उसके लिए अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट पोर्टल पे जाकर।
दूसरी चीज़ कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट पैसे भेजती है अपने वर्कर्स को, जो भी वर्कर काम करने वाले होते हैं, ताकि बीच से जो भी करप्शन है वो सब कम हो जाए। और गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी की जिसको वो पैसे भेज रहे हैं वो एक्चुअल में काम कर भी रहे कि नहीं, उन पर भी उनकी निगरानी बनी रहे। और गवर्नमेंट से जितने भी पैसे आ रहे हैं वो पूरे के पूरे पैसे बिना 1 रुपये के करप्शन के जो है वर्कर्स के बैंक में चले जाएँ, ये ट्रांसपेरेंसी भी वो बना के रखता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बजट के ऊपर। तो एक्चुअल में बजट होता क्या है? सबसे पहले बजट होता है जब आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस जो भी आप कमा रहे हो और जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसका एक स्पेसिफिक पीरियड में, जैसे कि 1 महीने के अंदर अंदर आप कितना कमा रहे हो, कितना उसमें से खर्च कर रहे हो, कितना बचा रहे हो, ये इसका जब आप पूरा ब्यौरा रखते हो, एक आउटलाइन रखते हो, उसे कहते हैं हम बजट। अब ये काम कैसे करता है बजट, क्यों काम करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? सबसे पहले ये जो हेल्प करता है ये आपको हेल्प करता है मनी को ट्रैक करने में, कि ऐसा ना हो कि आप कितना कमा रहे हो आपको पता ही नहीं है, सिर्फ आप उड़ाई जा रहे हो तो सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो एक ट्रैक रखने में बहुत मदद करता है कि आप जितना कमा रहे हो उतने में से आप कितना खर्च कर रहे हो, उसका पूरा एक ब्यौरा आपके पास रह जाता है। दूसरी चीज़, आपके फ़ंड्स को कहाँ सही तरीके से लगाना है, आप कैसे सेव कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स या फिर जो आजकल घरों में लगा दो या फिर ज्वेलरीज ख़रीद लो, जिससे कि आपके पैसे भी जो है आने वाले टाइम में अच्छे से मैनेज हो जाएं, बढ़ जाएं आपके पैसे। कैसे मतलब अपने फंड्स को जो आप सेविंग्स कर रहे हो उसको कैसे आप बढ़ा सकते हो, या किन किन तरीक़ों से सेविंग्स कर सकते हो, वो भी आपको सिखाता है फंड्स, आपका बजट। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, तो आप अपने फ्यूचर सेविंग्स नहीं कर पाओगे कभी भी। तो वो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए बजट जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपको बताता है कि आप कितना खर्चा कैसे कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हमारे 3 तरीके के बजट। सबसे पहला बजट है लाइन बजट। लाइन बजट जो होता है वो हमारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को बाँट देता है स्पेसिफिक कैटेगरीज़ में। जैसे कि जो लाइन बजट है वो आपको बताता है कि जो भी आपके एक्सपेंसिव हैं, खाने में इतने जाते हैं या फिर शॉपिंग में इतने जाते हैं, तो वो आपको बताता है, ऐसे कैटेगरी स्पेसिफ़ाई करता है। ये आपको हेल्प किस लिए करता है? आपको प्लानिंग में हेल्प करता है, अपने पैसों को मॉनिटर करने में और अपने फंड्स को मैनेज करने में, ताकि आपको पता रहे कि आप कहाँ कितना खर्च कर रहे हो उसके लिए। नेक्स्ट है हमारा ज़ीरो बेस्ड बजट। ज़ीरो बेस्ड बजट मतलब होता है जो भी आप बजट जब बनाने बैठते हो तो आप उसको स्क्रैच से शुरू करते हो, यानी ज़ीरो से शुरू करते हो। यानी आप वहाँ से शुरू कर रहे हो जहाँ से आपके पास कुछ नहीं है। जब आपके पास या तो एकदम फ्रेश आया है सब कुछ, लाइक पैसा, आपकी सैलरी जब आई है या फिर कहीं से भी आपको पास पैसा आया तो उसको खर्चना आपने शुरू करा है। एक बजट जब आप बनाने बैठते हो ना एकदम स्क्रैच से, ज़ीरो से, उसे कहते हैं हम ज़ीरो बेस्ड बजट। वो एक पीरियड के लिए बनता है कि कहाँ-कहाँ हम खर्च सकते हैं अपने पैसों को, उसके लिए। इसमें जो मेन आप प्रायोरिटाइज़ करते हो अपनी स्पेंडिंग्स को, अपनी नीड्स को, अपने गोल्स के लिए आप अपना पैसा जब बचा के रखते हो, अपना सेविंग एक पैटर्न बचा के रखते हो, उसे कहते हैं हम ज़ीरो बेस्ड बजट। ये हेल्प करता है हमारी एफिशिएंसी एंड कॉस्ट कंट्रोल में, कि हम कहाँ-कहाँ अपना पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा है हाथ में, हम शुरू कर रहे हैं अपना बजट बनाना ज़ीरो से, तो हमें पता है कि कौन-कौन सी इम्पॉर्टेंट हमारे पास चीज़ें हैं जिन पे पहले पैसा खर्चना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए नेसेसरी हैं जहाँ पे खर्चना ही खर्चना, जैसे राशन का सामान हो गया, कुछ भी बड़ी-बड़ी चीज़ें भी, तो उसके लिए काम आता है हमारा ज़ीरो बेस बजट। नेक्स्ट और लास्ट हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस प्लानिंग बजट। परफॉर्मेंस प्लानिंग बजट जो है वो हमारे रिसोर्सेज को हम किस सही तरीके में अपने गोल्स पे या अपनी ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए जब हम लगाते हैं, उन्हें कहते हैं हम परफॉर्मेंस प्लानिंग बजट। ये हेल्प करता है ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, जब वो वहाँ पे किसी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या फिर हमारे लिए अभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, तो वो एक सैलरी को स्ट्रैटेजिक तरीके से जो भी उनके पास पूरा महीने के बाद जो भी उनके पास रेवेन्यू आता है उसमें से वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं स्ट्रैटेजिकली, कि हमारे को पहले इस चीज़ में पैसा तो नेसेसिटी है कि देना ही देना है, उसके बाद इन चीज़ों में पैसा देना है, उसके बाद इन चीज़ों में पैसा देना है, तो उसे कहते हैं हम परफॉर्मेंस प्लानिंग बजट। तो ये ज़्यादातर जो है ऑर्गेनाइजेशंस में ही काम आता है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज स्ट्रैटेजिकली प्रायोरिटाइज करने में और अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, कि कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस को कैसे निकाला जाए। तो ये था हमारा इस बार का पूरा टॉपिक। तो आप हमें हमारे टेलीग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं इसके नोट्स के लिए। तो like, subscribe and share our channel a lot that you can. Thank you.